लोग का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा और कल एक क्लास हम लोग एक्ट सारा कर लेंगे कल, और जिसका भी जो भी डाउट होगा कल रहेगा 2 घंटा का मेरा क्लास, 1.5 से 2 घंटे का। तो आप कल लिख के ले आइएगा, हम सारा क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर मंडे से आपका हो सकता है न्यू रूटीन, जो भी सब्जेक्ट का होगा या वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी हो। केस अगर कोई डाउट एक्स्ट्रा रह जाता है कल, अगर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो किसी दिन क्लास के बाद हम वहाँ बैठे रहेंगे, तो आप आके हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए ऑनलाइन वाले सविनय अवज्ञा वगैरह सब हो गया था। आजाद हिंद फौज करना था ना आज हम लोग को। चलिए लिखना स्टार्ट किए, तो आजाद हिंद फौज किसमें, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑन है, ऑन है, ऑन है। हाँ आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक में आप कंफ्यूजन करते हैं ना। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है, वो सेना नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है, बस याद रखिएगा, जो इलेक्शन लड़ने के बारे में बात करता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, सब 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 मिले हुए थे। अभी इसमें आते हैं हम लोग। मोहन सिंह इससे जुड़े हुए हैं, आजाद हिंद फौज से। हाँ, सोहन सिंह भाकना भी अलग आदमी है। हाँ उस साइड उधर है। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात रिया सिंह। और कौन है, और बाकी लोग नहीं आए। लास्ट क्लास में अभी स्टार्ट नहीं किए हम लोग, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बस यही टॉपिक आज हम लोग का रहने वाला है। और बाकी लोग कहाँ रह गए आज, मौसम की वजह से सो रहे हैं क्या। कहाँ। अच्छा मेरा ही वाला आज रोड खाली है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखते देखते हम लोग का मॉडर्न का फेज भी खत्म हो गया। कल लास्ट क्लास हम लोग का होगा। उसके बाद हम लोग फिर हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है किन लोग का है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा जिसका नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्लास आ सकते हैं, है ना। वर्ल्ड टेस्ट लेंगे, टेस्ट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, उनका है। हम उनको क्वेश्चन बना के भेज देंगे आज रात में, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का जो बच गया है ना, कल एक डाउट सेशन हम लोग रख लेंगे। कल एक्ट वाला जो भी एक्ट हमको लग रहा है कि लिखवाने से फायदा नहीं है, आपको हम उसका प्रिंट आउट दे देंगे, है ना, पीडीएफ भेजवा देंगे सारे एक्ट का। अरे हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, बहुत सारा एक्ट है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। और कल डाउट भी क्लासेस सबका रहेगा, तो फिर हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। देखिए देखिए, अभी इसके बाद हो सकता है कि कुछ नया क्लास हम लोग का आएगा। नया क्लास में जैसे आपका पॉलिटी भी होना जरूरी है, पॉलिटी भी आपका होगा, है ना। इसके बाद अगर किसी भी तरीके का कोई नया सब्जेक्ट अगर होगा, है ना, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद अगर हम लोग एंशियंट भी करना है अभी हम लोग को, एंशियंट के बाद मेडिएवल भी करना है, तो पहले इन केस पॉलिटी अगर लगता है तो भी परेशान मत होइएगा, पॉलिटी के बाद फिर से मेरा क्लास लगेगा, है ना। हम्म हम्म। जीए से पूरा। अरे उसमें करंट भी है, उसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस भी रहेगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है सब इसी से आएगा। आप जब डिटेल में पढ़ लिए उसमें, जीएस में थोड़े बहुत ज्यादा घुस के अंदर पूछेगा। जीएस का पोर्शन भी वही है। जीएस के लिए बेस्ट आपका चीज जो है ना, सबसे बेस्ट, सुनिए इधर, आपको अगर जिन लोगों को भी जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जीएस के लिए सबसे बेहतर होगा आप सेट मारिए। डेली बेसिस पे जो है ना, आप सेट मारना स्टार्ट कीजिए। बिना सेट मारे, ईमानदारी से बता रहे, नहीं होगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ना है। अभी तक तो वैकेंसी भी नहीं आया है, आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आ जाएगा बहुत जल्दी, तो उसका वेट मत कीजिए आप।
गवर्नमेंट जो है बोली है एग्जाम लेगी, मतलब लेगी। देखिए आपको एक चीज और समझा देते हैं हम, सुनिए हो क्या रहा है ना, टीचर वाले में हो क्या रहा है समझ लीजिए पहले, और लोग को आने दीजिए तब तक समझिए आप क्या है। जैसे मान लीजिए 80,000 सीट टीयर 3 में कितना था, 60, मान हम 60,000 इसको मान लेते हैं, ठीक है, 60,000 सीट है। अब 60,000 सीट में होता क्या है ना, सीट आने का आपका एग्जाम होने का संभावना क्यों है, क्योंकि 60,000 में कम से कम ऐसा 25 से 30 हजार आदमी रहता है जिसका मल्टीपल रिजल्ट रहता है। अरे एकदम रहता है भाई, आपको हम बता रहे हैं, मेरा 5 स्टूडेंट है ना। नहीं नहीं, फिर भी आपको हम बता रहे हैं, जैसे 20,000 तो आप मान के ही चलिए ऐसा लोग रहता है, जैसे पीआरटी में उसका रिजल्ट है और भी है। और अगर 10,000 भी ऐसा रहता है ना तो भी 10,000 से 15,000 20,000 मान के चलिए इतना रहता है। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बीपीएससी में भी हो जाता है, किसी का दरोगा में हो जाता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा है। अलग अलग चीज, रेलवे में कितना लोग टीटी बना हुआ है, बिहार गवर्नमेंट में था टीचर, ठीक है ना। और रेलवे का भी अभी इधर जो होना है, इधर एग्जाम होना है, उसमें भी लगा हुआ, तो हो जाएगा बहुत सारा। तो इन लोगों में दिक्कत क्या है कि ये जो 20-25 हजार जो सीट रहता है ना, गवर्नमेंट इसको रख लेती है रिजर्व, एडिशनल रिजल्ट बिहार नहीं देती है। और लोग इसी में डिमांड करते हैं एडिशनल रिजल्ट का, कि आप एडिशनल रिजल्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए एक पोस्ट के लिए एक आदमी सुपरसीड कर गया, उसका पीआरटी में भी और हाई स्कूल दोनों में रिजल्ट है मान के चलिए, और दोनों में जब उसका रिजल्ट है तो एक जगह तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो सीट तो वैकेंट रह गया ना। तो गवर्नमेंट को कट ऑफ थोड़ा नीचे करके दूसरा को लेना चाहिए कैंडिडेट को, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये 20,000 जो है ना इसको रिजर्व करके अगले साल के वैकेंसी के लिए रखती है कि हम 40,000 फिर लेके आए, ठीक है ना। और ऐसा कर करके टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मिला के अभी भी आपको हम बता रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है टीचर्स का बिहार में। अभी मतलब हम जेन्युइन बता रहे हैं, 1 लाख अगर एक साल, एक हर एक साल 1-1 लाख भी लेगा ना, तो कम से कम 4 से 5 साल इसको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, रिटायरमेंट भी तो हो रहा है बहुत सारे टीचर का। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है, दो जगह रिजल्ट दोनों महीना किसे दे देगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये इसमें संशोधन आना, सुनिए इधर, एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे चुप हो जा भाई। आपका अगर दो जगह रिजल्ट है तो आप तो एक जगह छोड़ेंगे, क्योंकि आपका प्रेफरेंस में एक ही भराएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और बिहार गवर्नमेंट में है, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, टीचर बना, उसको मिल गया ऐसा जगह एकदम रिमोट लोकेशन में, रिजाइन कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसा है कि रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके फिर आ गया, ठीक है ना, रिजाइन करके फिर। एक मेरा फ्रेंड है, वो बिहार, उसका बीपीएससी में टीचर वाले में रिजल्ट है ना, उसका पंचायत सेक्रेटरी में भी रिजल्ट था। पंचायत सेक्रेटरी में 2 साल काम किया, फिर बिहार टीचर वाला में सोचा जाएंगे, तो बिहार टीचर वाले में जो था इधर रिजाइन करना पड़ता। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पंचायत सेक्रेटरी रिजाइन नहीं किया, क्या कि इधर एक्स्ट्रा क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है, इधर पंचायत सेक्रेटरी में पैसा बहुत ज्यादा है। हाँ आराम से इतना इधर है, तो इसलिए वैकेंसी आएगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग एक और बैच लाने वाले हैं अभी, टीचर का टीआरई 4 का एक और बैच आएगा, है ना, 1-2 महीने में आ जाएगा। हाँ 3 मार्च, 3 मार्च से ना ब्रजेश जी, 3 मार्च से हम लोग का एक टीचर वाला बैच आने वाला है। अरे ये तो चलेगा, टाइमिंग अलग रहेगा भाई। ना ना, अभी उस टाइम होगा, सबको मिला के सारा चीज होगा, देखिए ये सब्जेक्ट अब दूसरा सब्जेक्ट होगा, सबके साथ लगेगा, है ना, इस तरीके से होगा। ना ना, अभी दूसरा सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिविटी जो होगा ना वो सब होगा। तो समझ में आ गया पूरा डाउट आपका, है ना, तो यही है। तो इसीलिए परेशान मत हुई कि नहीं आएगा या कुछ, कितना कब आएगा, ये सब के लिए परेशान नहीं होना, आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें, चलिए लिखिए। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार, हाँ हाँ, आजाद हिंद फौज,
फिजा लिख रही सर हम लोग पढ़ाई करते हैं और उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। गलत चीज पढ़ रहे हैं आप। या तो मेथड चेंज कीजिए या तो टीचर। सर याद कैसे करे समझ नहीं आता है। याद करने का बेटा रिवीजन करना पड़ेगा ना, हर वीक में आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन को अपने पार्ट बनाइए अपने प्रिपरेशन का। ना, बस रिवीजन इसको कीजिए, घटना चक्र हमारी सफिशिएंट है, टीचर में इससे बाहर नहीं पूछेगा। और अगर 4-5 क्वेश्चन बाहर पूछता भी है तो किसी से नहीं बनेगा। आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा, सिंपल सा बात। 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं जाना है ना, रिजल्ट लेना है, बस आगे बढ़ना है। आपको रिजल्ट चाहिए ना, कटअप पार करना है, थोड़े 100 में 120 में 120 लाना है। 86 87 90 से ज्यादा कटअप जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका जीएस इसमें, मैथ में तो जाता है, इसमें नहीं जाएगा। कोई भी पेपर जो होगा ह्यूमैनिटी का उसमें नहीं जाएगा 90 से ज्यादा। ठीक है ना, बस रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, रिवीजन कीजिएगा सब हो जाएगा। एक कविता लिख रही है कि जीएस के लिए बता दीजिएगा सर। अरे जीएस, आप लोग जीएस को इतना हाइप क्यों बना रहे हैं? जीएस क्या है? आप सुने 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 सुने, अरे मैथ साइंस उसको दो चारों क्वेश्चन आता है भाई, क्या आप लोग अरे 8 उसमें से 5-6 बन जाता है, 8 गो में 5 गो बन जाएगा भाई, 3 गो नहीं बनेगा तो छोड़ देना ना, क्या दिक्कत है? नेगेटिव मार्किंग थोड़े है, ए तीनों मार देने को सही हो जाएगा। गजब है, इतना परेशान होने का क्या जरूरत है? 8 में 8 सही करना, नहीं करना 8 में 8 सही। Why you are going in accuracy? चलिए, तो जीएस के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन हम बता दे रहे, फिर से एक बार सुन लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जीएस के लिए मार्केट का कोई भी सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट मारिए। इसके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिए, पॉलिटी हिस्ट्री साइंस सबका, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है ये हर दिन आपको 30 से 40 क्वेश्चन जीएस का मारना पड़ेगा, और आप बिलीव कीजिए 10 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगा आपको, 10 दिन में। ठीक है ना, 10 से 12 दिन में रिजल्ट दिखेगा। और इसको छोड़ना नहीं, ये नहीं कि अब सेट में मार रहे हैं तो नंबर ज्यादा आने लगा तो छोड़ दिए, नहीं, इसको करते चलिएगा। 10-10 क्वेश्चन करंट का भी मारते चलिए, करंट का भी जो आता है ना उसको ही मारते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स का कौन सा करंट है, बहुत सारा मार्केट में, आजकल तो एमसीक्यू फॉर्म में आ गया है सारा करंट अफेयर्स। कुछ नहीं करना है पर डे, अब जैसे एक एडुटेरिया है ना, एडुटेरिया का पीछे देखिएगा 150 क्वेश्चन, मतलब 50 60 70 50-50 क्वेश्चन का रहता है पूरा, 700 750 क्वेश्चन स्पीडी का रहता है। पर डे 50 क्वेश्चन मारिए उसमें, और उसको अगले दिन रिवीजन कीजिए, फिर 50 क्वेश्चन मारिए। अब इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा थोड़ी कि लिखित एग्जाम है या कुछ भी आपको बहुत सारा कंटेंट बनाना पड़ रहा है, नहीं है, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए, आप लोग का मिशन 50 का एक मयंक लिख रहे हैं, मिशन 50 का, हाँ टेस्ट सीरीज बेटा यहाँ होगा, टेंशन मत लीजिए। इस बार हुआ था ना टेस्ट संडे को, ठीक है, यहाँ पे होता है, और वो उसका पीडीएफ आप लोग को चला जाएगा वहां, है ना। हिस्ट्री का 11-12 के लिए, अरे जो पढ़ा रहे हैं इसी से सब आएगा। चलो आगे लिखिए लिखिए लिखिए, राइट डाउन, 2-3 टॉपिक हम लोग का आज बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ हाँ, हम उसका डेट लिखा है जिस दिन स्टार्ट हुआ, आपसे ये नहीं पूछेगा कब से कब तक हुआ। हम्म, तो उसको लिख लीजिए आप, दिक्कत क्या है? हम आपको डेट बता दिए ना किस दिन स्टार्ट हुआ, कितना दिन तक चला इससे लेना देना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन वैसा आएगा ही नहीं भाई साहब, हम कम से कम 25-30 एग्जाम में बैठे होंगे आज तक, जिसमें कि हमको लगता है यूनिवर्सिटी का एग्जाम, आपका बीपीएससी यूपीएससी, बहुत सारा एग्जाम है, किसी में नहीं पूछा है कि कितना से कितना दिन तक आया है। तो मेरे पे भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे। नहीं पूछेगा भाई, ईयर पूछ देगा कौन सा साल हुआ, ये पूछा है दूसरे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस साल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ईयर आपको पता है, हम लिखवा दिए ईयर। एक जो था 31 से 30 से 31 हुआ था, फिर एक 31 में, दूसरा 32 में,
तो यही आपको करना है, 3 गोल में सम्मिलन हुआ है। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी जल्दी। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन, इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। अर्थात, हाँ, अर्थात अर्थात कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी घोष की बोस, बोस, आर बी बोस। फिर से सुनिए, लिखिए इसको। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हाँ, कैप्टन बने, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर, वास्तविक संस्थापक 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में 43, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया, मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया, और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में, या इम्फाल से कर लीजिए, इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस, इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। हाँ, सिंगापुर में सरकार का गठन हुआ है ना, सिंगापुर में सरकार का गठन हुआ। सिंगापुर का आदमी को दिल्ली ले जाके क्या मिलेगा उसको? सिंपल सा बात है भाई, सिंगापुर में अलग देखो, एक नारा बहुत सारे अलग अलग जगह पे दिया गया है,
है ना। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं करना है। जब ये मणिपुर वाले इलाके में जब इन्होंने आक्रमण किया ना, जब कब्जा कर लिया, तो वहां के बहुत सारे नेटिव लोग थे ना जिनको आजाद हिंद फौज में इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने उनकी संख्या पहले बढ़ाई आजाद हिंद फौज की। तो उनको लगा कि अब तो संख्या बढ़ गया है। अब वहां से उन्होंने क्या बोला, जय हिंद का नारा दिया, और सबको बोला कि अब चलना कहाँ है, दिल्ली चलना है। दिल्ली जाके क्या हो जाएगा, दिल्ली वॉज द सेंटर, है ना, सेंटर था। और सेंटर में जाकर अगर किसी भी पद्धति में किसी भी चीज को अगर हम लोग करेंगे तो आवाज पूरे देश तक जाएगी, है ना। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये दूसरा विश्व युद्ध वाला है, कालखंड 43। और इसी 43 के बाद आप देखिएगा 45 में विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, हिटलर गोली मार लेगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसी समय दिल्ली एक सेंटर बन गया, क्योंकि देखिए दिल्ली और भारत का जितना भी ब्रिटिश सैनिक था, ज्यादातर सैनिक विश्व युद्ध में था। दिल्ली में अगर आजाद हिंद फौज का दबदबा बन जाता तो दिल्ली से अंग्रेजों को तुरंत भगा दिया जाता, है ना, या भारत के पृष्ठभूमि से उसको हटा दिया जाता, क्योंकि अंग्रेज कहाँ पे बिजी था, विश्व युद्ध में बिजी था। इसीलिए इन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलना है, और दिल्ली चल के वहां पे एक सेंट्रलाइज व्यवस्था, केंद्रीकृत व्यवस्था बनाना है, और वहां से हम लोग अपना नींव रखेंगे सारी चीजों का। इसलिए इन्होंने ये चीज का मतलब बात कहा। लेकिन बहुत सारे आपस में बहुत सारे अपने लोग भी इसमें शामिल थे, और इनको बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया गया, आजाद हिंद फौज को, या आजाद हिंद फौज के लोगों को, या सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना। भारत छोड़ के गए और बहुत दिन बहुत अलग अलग जगहों पे रहे, है ना। कभी जापान में रहे, कभी सिंगापुर में रहे। कुछ लोगों का कॉन्स्पिरेसी ये मानते हैं कि गुमनामी बाबा के रूप में ये भारत और इलाहाबाद में भी रहते थे, है ना। क्योंकि ऐसा जब उनका गुमनामी बाबा जो थे ना, उनको आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, आजाद हिंद फौज के बारे में भी है, और गुमनामी बाबा कौन है इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जितना भी लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को लिखा गया था, या सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस जितना भी कांग्रेस को लिखा था, जिसमें जो भी चीज का प्रारूप लिखा था, तो गुमनामी बाबा का जब उसका जब सामान का छानबीन हुआ ना, तो वो सारा का सारा दस्तावेज मिला जो सुभाष चंद्र बोस के पास होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है, अलग अलग लोग, और ऐसा मानते थे कि भारत से कभी जब तक जिंदा रहे, भारत से कभी अलग नहीं हुए, भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमेशा किसी ना किसी तरीके से मतलब पक्ष में उसके सपोर्ट में काम करते रहे, सुभाष चंद्र बोस। नेहरू जी का थोड़ा सा इसमें मानसिकता हमको अलग लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि नेहरू जी से गलती नहीं हुआ, नेहरू जी रियलिटी में बोस से डरते थे। डरते क्या थे, उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि बहुत एलाइट क्लास का आदमी था सुभाष चंद्र बोस। और जब देश का पहला जब हुआ ना, हालांकि सुभाष चंद्र बोस, लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग मीडिया उडिया में भी बहुत सारा ये खबर छपा था कि सुभाष चंद्र बोस को इंडिया में रहने के लिए, अपना आइडेंटिटी बदलने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था। अब ये बात कितना सच है कितना गलत है ये हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा कॉन्स्पिरेसी केस भी है ना, सुभाष चंद्र बोस को लेकर। मैंने आपको एक सीरीज का नाम बताया था ना, बोस, आप देखिएगा उसमें, आप उसको देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे, किस पे, क्या कहीं पे ही मिल जाएगा वो आपको, नेटफ्लिक्स फ्लिक्स पे भी शायद है, फ्री में अवेलेबल। हाँ देख लीजिएगा तब, तब तो दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे लिखें, दिल्ली चलो का नारा दिया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी, प- पहले हिरोशिमा, हाँ हिरोशिमा, दूसरा में नागासाकी, परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने
लाल किले में मुकदमा चलाया गया। अब आ रहा है साउंड। लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत इन सैनिकों की वकालत इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तेग बहादुर हाँ तेग बहादुर, तेज बहादुर भी बोलते हैं इसको, तेज बहादुर सप्रू, तथा केन काटजू केन काटजू के एन केन काटजू जैसे वकीलों ने किया, जैसे वकीलों ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए टॉपिक क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन 1942, मार्च 1942 में आया है। क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन ये कब आया है? मार्च, महिला दिवस के दिन, है ना। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त को ताइवान के कामूसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई ने। और लास्ट पॉइंट, जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमे में सैनिकों का पक्ष रखने वाले वकील कौन कौन थे? तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू और केन काटजू, ये वकील थे। बस यही लिखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। लिखिए इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। राज्यों की स्वायत्तता हाँ दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 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 एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा। एक बार
काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे, मतलब एक और काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें, एक बार नहीं, एक और लिख लीजिए, एक और काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। हाँ, एक और काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय क्या लिखा था आपने, भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, और उसके बाद एक और काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे, है ना। कांग्रेस इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। गांधी जी ने इसे, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, है ना, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, क्यू यू चेक, है ना, पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया तथा जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक, दिवालिया होने वाला बैंक कहकर संबोधित किया। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, दिवालिया वाला बैंक कौन बोला, जवाहरलाल नेहरू, और पोस्ट डेटेड चेक कौन बोला, गांधी जी। चलिए ठीक है, होने वाला बैंक शब्द, हाँ हाँ, उत्तर दिनांक की चेक, उसको ही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, हिंदी में है, कहकर संबोधित किया, है ना, दिवालिया होने वाला बैंक कहकर संबोधित किया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। आगे लिखिए, आगे ये हो गया कंप्लीट। अब आइए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो 1942, इसको जल्दी से लिखिए, तो पहले लिखिए, उसके बाद समझा देंगे सारा चीज हम। सबसे पहले लिखिए, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी, इन्होंने इस आंदोलन के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जवाहर लाल नेहरू की जिम्मेदारी किसको दी, जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार द्विधारी तलवार द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं, द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं।
यह आंदोलन, पॉइंट चेंज करके लिखेगा, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 42, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन, अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व या गुप्त रूप से किया, है ना, मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व गुप्त रूप से किया, गुप्त रूप से किया, गुप्त रूप से किया। उन्हें महामना, मदन मोहन मालवीय को इस आंदोलन के बाद क्या कहा जाने लगा, महामना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे लोग इस महामना को लिख देते हैं कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उस समय से इनको कहा जाने लगा, लेकिन नहीं, इनको कब से कहा जाने लगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जब ये गुप्त तरीके से नेतृत्व कर रहे थे ना, क्योंकि सारा का सारा लीडर को रात में ही पकड़ लिया ये लोग, इन लोगों को खबर मिल गया था कहीं से कि कल से ये सारा चीज करने वाला है, और रात में इन लोग क्या क्या ऑपरेशन जीरो आवर चालू कर दिया अंग्रेज। और ऑपरेशन जीरो आवर चालू करने के बाद क्या हुआ, सबको अंदर कर दिया गया, बड़ा बड़ा नेता को, अब तो कोई नेता बचा नहीं। तो मदन मोहन मालवीय गुप्त रूप से, मतलब सीक्रेट तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और उसके बाद इनको महामना का उपाधि दिया गया। ठीक है, चलिए आगे। कहा जाता है, पता नहीं, हाँ शायद वही के होंगे, लिख लीजिए आगे। महामना कहा जाता है। अब इसी में एक चीज और लिखिएगा, नोट दे के लिखिए, उषा मेहता ने रेडियो पर, उषा मेहता ने, उषा मेहता ने क्या, हाँ, प्रसारण करना स्टार्ट करेगी। इसके ऊपर एक मूवी भी आया है, सैफ अली खान की जो बेटी है, क्या नाम उसका, वो है इसमें, मूवी देखिएगा। उषा मेहता ने रेडियो पर, रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया, इसका प्रसारण कर दिया, हाँ प्रसारण कर दिया। एक और पॉइंट लिखिए, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर में गिरफ्तार करके रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, बांकीपुर जेल में गिरफ्तार करके रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, टीचर वाले में, ठीक है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको कहां रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर जेल में, और इसी आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था, हजारीबाग जेल में, और उसी समय दीपावली के दिन वो वहां से, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये बिहार स्पेशल में आप पढ़ेंगे, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं सारा चीज, लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या लिखे, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में गिरफ्तार करके रखा गया।
जयप्रकाश नारायण वाला लिख लीजिए। जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल भेज दिया गया या हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, किंतु गिरफ्तार, अरे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया भाई, गिरफ्तार करके रखा गया, किंतु वे दिवाली के दिन, अरे भाई दिवाली की रात लिख लो भाई, दिवाली की रात, दिवाली की रात दीवार फांदकर, दीवार फांदकर हजारीबाग जेल से फरार हो गए। हजारीबाग जेल से फरार, फरार हो गए। महात्मा गांधी तथा सरोजनी नायडू, हाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ना, महात्मा गांधी तथा सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी तथा सरोजनी नायडू को आगा खान पैलेस में रखा गया, आगा खान पैलेस में रखा गया, जहां महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया, जहां महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। जहां महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया, वहीं पे है मुंबई में। आगे भूख हड़ताल कर दिया। अब उसके बाद लिखिएगा महात्मा नहीं नहीं, इसमें लिखिएगा महात्मा गांधी के या अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, हाँ अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार, महात्मा गांधी ने, सॉरी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। हाँ सुनिए ना, अभी मजा आएगा, लिखिए आगे पहले, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी, कर दी थी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल, जिस कारण, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के, नोट देके लिखिएगा, नोट देके लिखिए, इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर, पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए, पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह, विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आयर्स, जिस पर पटना के जिला अधिकारी आयर्स ने गोली चलवा दी, गोली चलवा दी, जिस आयर्स ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए, जिसमें 7 विद्यार्थी
जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड भी कहते हैं। इस घटना को सचिवालय, अरे एक बार जरा उनको बोल दीजिए तो, क्लास चल रहा है। ठीक है ना? क्या है, कहां तक लिखे हम लोग? आयर्थ ने गोली चला दी, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड भी कहते हैं, है ना? इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे, इसको जीतू पांडे ही बहुत लोग बोलते हैं ना। देखो जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना, खोद खोद के निकाले हुए हैं हम, ठीक है ना? तो ये सब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, टीचर वाले में तो बिल्कुल नहीं है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, क्या लिखा है इसमें? इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे, चीतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। बलिया में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। नाना पाटिल, नाना पाटिकर नहीं, पाटिल, नाना पाटिल, नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार, महाराष्ट्र के सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी, स्थापना कर दी। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय, इस समय के वायसराय लिनलिथगो, वायसराय लिनलिथगो के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए, लिनलिथगो भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया, हवाई जहाज से गोली चलाने का, हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय, हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया, यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट लिखिए, स्वतः समाप्त हो गया। अब लिखिए वेबेल प्लान या वेबेल योजना। वेबेल या वेबेल भी बोलते हैं इसको, है ना? योजना बस समझा देंगे सब, लास्ट का आधा घंटा पहले लिख लीजिए ना। वेबेल योजना ये कब आया? अच्छा इसको पहले लिख लीजिए। लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय, लिनलिथगो, इसी में लिखना है भाई, वेबेल योजना में। लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय वेबल बने, वेबेल बने, वेबेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी, इन्होंने भारत
के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों में बनाने के लिए आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को वेबल योजना कहते हैं। इस योजना को वेबल योजना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और लिख लीजिए। वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? शिमला। भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। बुलाया गया जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन लिखना है आपको, हम लोग पहले लिख चुके हैं ना, एक लिखवा दिए हम। अब नौसेना विद्रोह भी लिखवा दिए हम, पहले करवा दिए हैं। अब आइए कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, सबसे इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 लिखे। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री तख्ता पलट हो गया है। कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। ब्रिटिश 20 फरवरी है कि 20 मार्च है? एक बार चेक कर लीजिए तो। डेट किस डेट? 48 में तो था, फरवरी 48 हमको याद है, फरवरी। हाँ, इसीलिए देखिए, पूर्ण एक कार्यक्रम भी था ना भारत में, एक कार्यक्रम भी होता नहीं है, फेयरवेल सेरेमनी टाइप का, ये लोग एक करना चाह रहा था। तो मिला जुला के आप बस लिख लीजिए, फरवरी लिख लीजिए, फरवरी 1948 लिख लीजिए, डेट लिखने का जरूरत नहीं है। तो 20 लिख लीजिए, 20 फरवरी। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, 20 फरवरी है कि कब है। ठीक ठीक, 20 फरवरी 1948 तक सब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा कौन किया? क्लीमेंट एटली। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं।
जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन समझिए पहले क्या है। सब नौटंकी हो चुका है, वहां लेबर पार्टी आ चुकी है, प्रधानमंत्री बन चुका है कौन, क्लीमेंट एटली। अब भारत की दशा को सुधारने के लिए भारत, उन लोग एकदम घोषणा भी कर दिया कि 48 तक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, सब लोग 48 तक। दिक्कत ये हुआ कि 48 तक निकलने से पहले बहुत सारा तो उसको कार्यक्रम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज। तो अपने कैबिनेट का 3 मंत्री को भेजा वो, कौन कौन सा, एलेक्जेंडर लॉरेंस और क्रिप्स, है ना। 3 आदमी को लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, एलेक्जेंडर एवं लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, ठीक है ना। क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को एटली ने भारत भेजा। इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को एटली ने भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन 2 प्रावधान किए। कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान कैबिनेट मिशन का था, ठीक है ना। 2 प्रावधान था, कौन कौन सा, पहला लिखिए आप। कैबिनेट मिशन के ने 2 प्रावधान दिए, 2 प्रावधान दिए। पहला प्रावधान क्या दिया, सुनिए, संविधान सभा। हाँ, उसके बाद कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान दिए, 2 प्रावधान दिए। पहला संविधान सभा, संविधान सभा जिसमें कितना मेंबर होगा, 389, 389 मेंबर होगा। पहला लिख लीजिएगा प्रावधान उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। दूसरा लिखिए अंतरिम सरकार, या जिसको एंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट या एंटरिम गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें लिख लीजिए अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष 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 थे, लिख लीजिए इसको कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल, तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना उस समय। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। दूसरा और लास्ट लिखिए माउंट बेटन प्रस्ताव या योजना या प्लान, है ना, माउंट बेटन योजना लिखिए। माउंट बेटन को वाइसराय बनाकर, माउंट बेटन को वाइसराय बनाकर, माउंट बेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया। माउंट बेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दी गई कि, उन्हें यह विशेष हिदायत दी गई कि यथासंभव, हिदायत दी गई कि यथासंभव
भारत को संयुक्त रखा जाए, भारत को संयुक्त रखा जाए, भारत को संयुक्त रखा जाए, अथवा किसी भी सूरत में, अथवा किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में इसका विभाजन ना हो, इसका विभाजन ना हो। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने के, माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का, माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, प्रयास किया, किंतु किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत, तनाव के कारण, सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत, बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। बस लास्ट है, इसको कर लीजिए, उसके बाद कर दिया। 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक, भारत के स्वतंत्रता का विधेयक, भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। पेश कब हुआ था? 4 जुलाई को। और पास कब हो गया? 18 जुलाई को प्रस्ताव पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, तथा 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, है ना, स्वतंत्रता मिली। एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, अंतरिम सरकार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है अंतरिम सरकार, इसको भी हम कहेंगे, आज ही लिख लीजिए, है ना, इसको भी लिख लीजिए, बस छोटा टॉपिक है, टॉपिक डाल लीजिए अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार, लिख लीजिए। इसका निर्माण क्लीमेंट एटली, इसका निर्माण क्लीमेंट एटली, इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 में किया, 2 सितंबर 1946 46 में किया। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे, उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे, वेबल थे, ठीक है ना। अब आप जो पूछ रहे थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, तो अंतरिम सरकार का प्रस्ताव जो उधर से आया, क्लीमेंट एटली के द्वारा आया, उसके लिए अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था किसको? वेबल को, और उस प्रस्ताव के हिसाब से उसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये जो आपका भारतीय जो पूरा चीज था ना अंतरिम सरकार, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मेरा कहने का मतलब यही है ना। तो ये पूरा का पूरा चीज का जो प्रस्ताव है ये इन्हीं का व्यवस्था था और इसी के हिसाब से हम लोग आगे लिखेंगे। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट।
इसमें लिख ही लीजिए आप, लॉर्ड वेबल अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेबल अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे और लॉर्ड वेबल अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के मंत्री, टॉपिक डालिए। अंतरिम सरकार के मंत्री, कौन कौन मंत्री को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, ठीक है ना, उपाध्यक्ष थे। चल लिखे, पहला लिखिए, पहला जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, ये थे प्रधानमंत्री, पीएम। अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, अंतरिम सरकार के मंत्री, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए, सरदार पटेल, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। तीसरा लिखिए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री। राजेंद्र प्रसाद में लिखिएगा, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री। चौथा लिखिए, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। जॉन मथाई क्या थे, उद्योग मंत्री, जॉन मथाई। सब भारत का है भाई। उद्योग, उद्योग, जॉन मथाई क्या थे, उद्योग मंत्री। इसके बाद लिख लीजिए आप, लियाकत अली क्या थे, वित्त मंत्री। लास्ट क्लास में लिखाए भी थे, लियाकत अली वित्त मंत्री। उसके बाद एक है अरुणा असफ अली, ये क्या थे, रेल मंत्री। अरुणा असफ अली, रेल मंत्री। उसके बाद लिखिए, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भी थे, है ना, होमी जहांगीर भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। इनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री। उसके बाद है योगेंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ। इनको कौन सा मंत्री मिला है, योगेंद्र नाथ को लिख लीजिए, कानून मंत्री, कानून मंत्री। उसके बाद राजा गोपालाचारी को क्या मिला था, शिक्षा मंत्री, राजा गोपालाचारी लिख लीजिए, राजा गोपालाचारी। वही है भाई, सी राजा गोपालाचारी, शिक्षा मंत्री थे ये, शिक्षा मंत्री। और लास्ट में है आपके जगजीवन राम, श्रम मंत्री। जगजीवन राम कहाँ के हैं, बिहार के, सासाराम। इनकी बेटी का क्या नाम है, बेटी की क्या, बेटी है ना उनकी, मीरा कुमार। कौन, मीरा कुमार भाई साहब पहली महिला स्पीकर है, मीरा कुमार। हाँ सासर अभी हारी हुई हैं, इस बार शायद हारी, इस बार पहले बार, उसकी पहले भी हारी थी, 14 वाले में जीती थी। हाँ हाँ, और अभी आपको बता रहे हैं, ये जो मीरा कुमार है ना, मीरा कुमार से क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली महिला जो है ना स्पीकर कौन थी। अभी भी यही है, उसके बाद अभी तक कोई महिला स्पीकर नहीं बनी। उसके बाद बनी थी महाजन, ये जो सुमित, हाँ
ये बनी थी स्पीकर, लेकिन ये दूसरी थी। पहली कौन थी? मीरा कुमार, कांग्रेस के समय बनी थी, है ना। हाँ, तो इसी को आप लिख लीजिएगा, जगजीवन राम के की मतलब बेटी है ये। क्या? अंबेडकर जी को अंतरिम गवर्नमेंट में कुछ व्यवस्था ऐसा नहीं मिला, मतलब उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, वो संविधान सभा का, उनको इसमें कोई भी प्रारूप नहीं मिला था। बाद में उनको मिलेगा जब 46 में ही संविधान सभा का गठन होगा। देखिए एक चीज समझिए आप, संविधान सभा का निर्माण हुआ, और संविधान सभा का निर्माण होने के साथ साथ ही अंतरिम सरकार पैरेलली बना। संविधान सभा में बहुत सारा कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी था, है ना, आपका मौलिक अधिकार का कमेटी था, ऐसा बहुत सारा कमेटी था, और हर कमेटी का अलग अलग आदमी को दिया गया था प्रारूप। बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब संविधान बनाकर पेश करने का उनको जिम्मेवारी मिला था। बहुत लोग बोलते हैं बी आर अम्बेडकर संविधान लिख दिए, सारा चीज एक भी आदमी अकेला कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है, सबका बात विवाद सारा चीज हुआ कहां पे? जो आपका संविधान सभा बना, और संविधान सभा यही जो आपका पुराना वाला पार्लियामेंट है ना, उसी में जो ज्वाइंट हॉल है ना, उसी में सब संविधान लिखा है बैठ के, जितना भी आदमी लोग था। और उसी में जितना भी लोग जो अलग अलग एक्ट पे, या 2 साल 11 महीना 18 दिन जो हम लोग को लगा, यार कितना, 18 दिन की 13 दिन, 18 दिन, तो हम लोग को इतना लगा। तो इसमें एक एक प्रोविजन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा, और हर चीज का ड्राफ्ट तैयार कर करके हम लोग किसको, कौन से कमेटी को भेजते थे। जैसे आज मौलिक अधिकार पे हो गया सारा चर्चा, इसका ड्राफ्ट बना, किसको दे दिया गया? बी आर अम्बेडकर को। अब बी आर अम्बेडकर जी का ये बहुत बड़ा योगदान है उस कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि आज जिस क्रम में जो सारा चीज है ना संविधान में, जो भी क्रम में जिस तरीके से जो सारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके जो जुड़ा हुआ है, इसको सजाने का दायित्व इनको जाता है। और अपने हाथ से एक आदमी लिखा है, एक है ना, उसका नाम है क्या? रायजादा, है ना। उसने अपने सुंदर लिखावट से, कैलीग्राफी जो होता है ना, उसमें संविधान को लिखा है। आज भी आपको जो मिलता है ना संविधान मार्केट में, ये उसका ओरिजिनल कॉपी नहीं है। ओरिजिनल जो संविधान है ना, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको एक ही तरह से मिल सकता है, और वो मिलेगा आपको आपके एरिया का जो सांसद है ना, उसको रिटर्न में रिक्वेस्ट आप दीजिएगा कि हमको ओरिजिनल कॉपी चाहिए, और वो जाके फिर वहां पे कमेटी को देगा, पार्लियामेंट कमेटी को। वो कमेटी उसका जो कॉपी रहेगा ना ओरिजिनल वाला का, जो कॉपी 3-4 हजार रुपये पड़ता है, ओरिजिनल कॉपी फिर वहां से आपको देगी एक निकाल के, जो एकदम डिट्टो वही चीज है, 100% पुराना संविधान। और उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें राम भगवान, सीता माता, बहुत सारे लोग का फोटो वोटो भी है उस वाले में, है ना, उस ओरिजिनल संविधान। लेकिन बाद में जैसे जैसे गवर्नमेंट आता चला गया, तो ये सब सेकुलर होने की वजह से सारा चीज हटाता चला गया, है ना। बहुत सारा आपको पता है अमेंडमेंट भी 105 से ज्यादा हो गया, 105 अमेंडमेंट हो चुका है अभी तक संविधान में। और इसी तरीके से संविधान में बहुत सारा चीज में, प्रक्रिया में बदलाव होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और ऐसे करके एक नया संविधान हमारा अभी बनकर तैयार हुआ है। और जो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, जो संविधान हम लोग को मिलता है, जो बेयर एक्ट, जो छोटा सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके देता है, उसमें खाली बस प्रावधान है, रियल संविधान इतना मोटा है। तो आपको एक ही तरीका है, अगर रियल वाला देखना है तो वहां से मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। कोई भी दुकानदार किताब ओरिजिनल वाला संविधान का कॉपी नहीं बेचता, है ना। क्या? हाँ, एमपी ही आपको दे सकते हैं। एमपी को आप रिटर्न में जाके एक रिक्वेस्ट दीजिएगा, वो भी उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है, वो पैसा लेके वहां ड्राफ्ट में, चेक में जमा करेगा, तब जाके वो मिलेगा आपको, है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस है वो। खैर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे उसका बहुत सारा वीडियो है, और बहुत सारा आपको उसका ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, ओरिजिनल संविधान का। तो यही पूरा का पूरा हमारा आज का कंप्लीट रहा, ये पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न इतिहास कंप्लीट हो गया है। एक दो चीज जिसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जैसे इसी को हम लोग एक लास्ट फेज को अच्छे से कल समझा देंगे, कल लास्ट क्लास है हमारा। आपको जो भी चीज का डाउट होगा, आप एक्ट का हम आपको फोटोकॉपी दे देंगे, उसको समझाने उमझाने की जरूरत नहीं, उसको हम सारा चीज दे देंगे, क्योंकि एक्ट बहुत सारा है ना। आप बर्दाश्त कीजिए, फिर हम आएंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में। वर्ल्ड हिस्ट्री किसका किसका है? जिसका नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री 10-12 दिन का होगा, उसको हम लोग कर लेंगे, है ना। जिसको भी है वो अच्छे से आप हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी लोग आगे फ्यूचर में यूपीएससी वगैरह देना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके सिलेबस में, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर होना आपको आना चाहे आप आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नहीं, 12-13 दिन लगे कम से कम। डिटेल में थोड़ा करेंगे हम लोग।
देखो इसके अलावा मॉडर्न पढ़ने का जरूरत तुम लोग को नहीं है। हाँ हाँ वो दे देंगे आपको, हम पीपीटी दे देंगे सारा चीज। नहीं पॉलिटी के लिए मैनेजमेंट आप जैसा बोलेंगे वो, हम मेरे अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद अभी हम लोग को एंशिएंट भी करना है, मेडिएवल भी करना है। अरे महात्मा गांधी पद से ऊपर था भाई। अरे उसको राष्ट्रपिता बोलकर संबोधित भाई लोग कर दिया है, उसको क्या पद चाहिए होगा। अंग्रेज जो है, सुनिए सुनिए, अंग्रेज जो है माउंट बेटन इतना फौज उज होने के बावजूद नोआखली का दंगा शांत नहीं कर पाया, और महात्मा गांधी अकेला लंगोट पहन के आदमी वहां पे गया और सबको समझा दिया और दंगा शांत कर दिया। उसको एक उपाधि दिया था, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी बोला गया था। हाँ हाँ। अरे कोई किसी को बदनाम नहीं करता, देखो इंसान कोई बुरा नहीं होता है, उसका किया हुआ काम बुरा या अच्छा हो सकता है, वो भी किसी किसी के लिए। आप अपने लिए अच्छे इंसान हैं, आप कोई काम करते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए सही हो, दूसरे के लिए गलत हो जाएगा। तो जो हिंदू विचारधारा वाले लोग थे ना, महात्मा गांधी का जो थोड़ा सा संरक्षण रहता था मुस्लिमों को, क्योंकि अभी का प्रारूप, अभी वाला मुस्लिम वाला प्रारूप नहीं है, उस समय मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, और उस समय मुस्लिम लोग जो थे ना उनको सच में उनका मतलब शोषण गांधी जी के हिसाब से हो रहा था। तो इसीलिए हिंदू विरोधी लोग क्या कहे, हिंदू विचारधारा वाले लोग बोलते नहीं महात्मा गांधी मुस्लिम का पक्ष ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये चीज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आई हैव माई क्लासेस। एक मिनट एक मिनट, पूछिए पूछिए। ऑनलाइन वाले आप एक बार जो भी पूजा है ना, आप एक बार उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हाँ हाँ ऑनलाइन वालों को भी वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, लिंक चला जाएगा आपको, सब होगा। हाँ हाँ। अरे ये सब रील उल वाला बात हमसे मत पूछिए आप, गजब है उसका। हम सुन लिए हैं, बोलना चाह रहे हैं कि जिसका होता है वो उसका अंत भी होता है। हाँ हाँ। भविष्यवाणी कुछ नहीं करेंगे। देखिए भारत के कब्जे में या भारत के डायरेक्शन के हिसाब से उसका सबसे बड़ा प्रांत है ना बलूचिस्तान, वो चलता है। भारत को जब भी परेशान करता है ना ये पाकिस्तान, हम लोग थोड़ा सा रिमोट से यहाँ पे टाइट करते हैं बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान फिर पूरे पाकिस्तान को तंग करता है। जैसे सीपीसी जो सड़क था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम लोग के लिए माथा दर्द बना हुआ था, हम लोग कुछ नहीं किए, बलूचिस्तान को बस थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिए। बलूचिस्तान उसको एकदम 10-15 किलोमीटर तक रोडे मार के उड़ा दिया है बम से, ना बनेगा ना कुछ होगा, समझ रहे हैं ना, तो इस टाइप का व्यवस्था है। तो हर चीज का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, आप हमको परेशान कीजिएगा तो आपके लिए भी हम रखे हुए हैं कुछ व्यवस्था, है ना। और पाकिस्तान देखिए देश, अभी वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, अभी ऐसा ऐसा रिएक्शन आ रहा है लोगों का, पाकिस्तान में बहुत सब लोग गलत नहीं है यार, बस कुछ लोग जो लीडर लोग हैं ना। क्या? हाँ मतलब बोल रहा, अभी एक चीज उन्होंने बोला कि भाई विराट कोहली पाकिस्तान आएगा ना भाई, हम लोग अपना जान देकर उसका रक्षा करेंगे भाई, उसको आना चाहिए था पाकिस्तान, ठीक है ना। अरे मतलब ये बता रहे हैं हम इस टाइप का चीज। आजादी के बाद हम लोग को भी बहुत लॉस हुआ है, ऐसा थोड़े कि नहीं हुआ है। कैमरामैन जब दिखाता है पाकिस्तानी लोग को तो देखते हैं ना तो यही सारा चीज है। ये आने वाले समय में पाकिस्तान का भी स्थिति हो सकता है सुधर जाए, टेररिज्म छोड़ेगा, क्योंकि देखो उसके पास और करने के लिए कुछ है नहीं। जब तक उसका लीडरशिप सेंट्रलाइज रहेगा, किसी गलत इंसान के हाथ में रहेगा, एक पूरा का पूरा गिरोह, वहां पे मिलिट्री शासन है, मिलिट्री के पास कंट्रोल है पूरा का पूरा, तो जब तक ये रहेगा तब तक दिक्कत रहेगा। क्या? हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा दबाव में है। चलिए ऑनलाइन वाले थैंक यू, हम लोग कल मिलेंगे, लास्ट क्लास कल है। चलिए चलिए थैंक यू।